अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज आपसे मुखातब हूँ अपने गांव से। मैं अपने गांव में आया हूँ और बहुत ही ख़ास मौजू पर आपसे बात करूँगा। मैं बात करूँगा इंडिया के वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में बड़ा धांधला हुआ है, तबाही मच गई है। बहुत ही ख़ास व्लॉग होगा और ख़ास तौर पर ये व्लॉग अपने इंडियन दोस्तों के नाम, अपने पड़ोसी इंडिया के नाम, ये व्लॉग इंडिया के नाम होगा। पाकिस्तान का भी तस्करा रहेगा इसमें, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत को इंडिया वालों ने फॉलो करने की कोशिश की है। आपसे शुरू में ये अर्ज़ कर दूं, अगर ये आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान वाले मेरे दोस्त देखें तो इंडिया के ग्रुप्स में इस व्लॉग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इंडिया हमारा पड़ोसी है। मैंने इंडिया वालों को कुछ अच्छे मशवरे भी देने हैं इस व्लॉग में। बाकी यहाँ मेरे मुल्क में वक्त के यजीदों फ़िरौनों ने मेरे जैसी आवाज़ों और आपकी समातों के दरमियान जो डिजिटल फायरवॉल लगाई है, उसके असरात को ज़ायल करने के लिए भी ये ज़रूरी होगा कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें। बगैर किसी तवक्कुफ़ के अपने टॉपिक पे आता हूँ। वेस्ट बंगाल इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी रियासत है। मज़े की बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मुसलमान रहते हैं, नियर अबाउट 25 to 30%। तकरीबन 8 या 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत है। 60% to 70% ऐसी भी वहाँ पर ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं जहाँ पर मुसलमानों की आबादी 60% से भी ज़्यादा है। इस हवाले से मुसलमानों के लिए वेस्ट बंगाल या बिहार जो हैं ये बहुत अहमियत रखते हैं। फिर जोग्राफिक लोकेशन की बात की जाए तो ये वेस्ट बंगाल जो होती है, जो स्टेट है, ये बांग्लादेश से बहुत बड़ी बॉर्डर शेयर करता है। इस हवाले से भी उसकी एक ख़ास अहमियत है। और अगर तारीख़ी हवाले से बात की जाए तो हिंदुस्तान में मुसलमानों का जो सुनहरा दौर था, इस्लाम का जो सुनहरा दौर था, उसमें भी शायद सबसे ज़्यादा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो यही वो रियासत है जिसका ये वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल तो अब बांग्लादेश है, और वेस्ट बंगाल जहाँ पर कोलकाता भी है और ये इलेक्शन हुए हैं। अच्छा, इस हवाले से भी अहमियत है। ये सरंगापट्टनम और ये सुल्तान टीपू और हैदर अली की सरजमीन है। इस हवाले से भी अहमियत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का क़याम भी बंगाल से ही हुआ था, ढाका से हुआ था। तो कई हवालों से ये रियासत मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखती है। अब इन इलेक्शंस में हुआ है वहाँ पर धंधला। धंधला क्या हुआ है कि रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे सिकंदर सुल्तान राजा को इस्लामाबाद से दिल्ली भेज दिया गया है। और ये इलेक्शन जो इंडिया में हुआ है, ये इंडियन इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराया, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने सिकंदर सुल्तान राजा के ज़ेरे साया ये इलेक्शन कराया गया है। क्योंकि इन इलेक्शन में जो रिज़ल्ट आए हैं, जो नताइज आए हैं, वो तकरीबन वही किया गया है ममता बनर्जी साहबा के साथ जो यहाँ पर पाकिस्तान में इमरान खान साहब के साथ किया गया था। इमरान खान साहब ने, मैंने थोड़ा मुवाजना भी करना है पाकिस्तान, इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा वोट लिए पाकिस्तान में। ऑलमोस्ट नून लीग और पीपल पार्टी दोनों के वोटों को भी इकट्ठा करें तो इमरान खान साहब के वोट इन दोनों से ज़्यादा होते हैं, अंदाज़ा कर लीजिए। लेकिन 17 सीटें जीतने वाला शहबाज शरीफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना और 200 सीटें जीतने वाला इमरान खान, उसका नसीब अडयाला जेल ठहरी और वो आज कैदी नंबर 804 बन के अडयाला जेल में गुज़श्ता 1000 दिनों से इमरान खान साहब वहाँ पर सवाब दारैन हासिल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ऐसे होता है। मेरी सोच ये थी कि इंडिया में शायद ऐसे नहीं होता। इंडिया का इलेक्शन कमीशन हमेशा एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन रहा है और वहाँ पर इस तरह की बेहूदगियाँ, इस हद तक घटियापन इलेक्शन में नहीं होता। जो भी जीतता है वो जीतता है और जो हारता है। लेकिन अब की बार नरेंद्र मोदी ने, अच्छा, नरेंद्र मोदी और अगर आसम मुनीर की शख्सियात का भी मैं मुवाजना करूं तो आप क्या कहते हैं, ये मैं आप पर भी छोड़ूंगा। मिलते जुलती मेंटेलिटी है, मिलती जुलती सोच है। अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए, खुद इक़्तिदार में रहने के लिए मुल्क जाए भाड़ में, अवाम जाए भाड़ में, लोग मरें, लोगों को बल्कि अपने हाथों से मारो, किसी तरह तुम्हारा पंजा गड़ा रहे, तुम्हारी सियासत मजबूत हो।
इस अंदाज की सियासत मोदी करता है। और यही कुछ तकरीबन मुझे पाकिस्तान में भी आसम मुनीर और शहबाज शरीफ जरदारी, ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल वही कुछ कर रहा है। तो इस तरह की बात है। अब ज़रा इसे ईस्ट वेस्ट बंगाल की, पहले तो मैं जोग्राफिक लोकेशन की अगर बात करूं, इसकी कितनी अहमियत है। एक तरफ ये बांग्लादेश से बहुत बड़ी बॉर्डर शेयर करता है, तो दूसरी तरफ एक और रियासत जहां पर काफ़ी बड़ी तादाद में मुसलमान भी रहते हैं, वो है बिहार। और बिहार इंडिया की गालिबन तीसरी सबसे बड़ी स्टेट है आबादी के लिहाज से, और वेस्ट बंगाल चौथी सबसे बड़ी स्टेट है। 12 करोड़ से ऊपर की आबादी है स्टेट की। अब यहाँ पर इंडिया की वो जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वहाँ पर ही वो रास्ता है, वो पट्टी है जो कि बांग्लादेश और चाइना के दरमियान 20 किलोमीटर की गालिबन है, जिसे चिकन नेक कहते हैं। वो चिकन नेक जो है वो इतनी अहमियत रखती है, और ये भी वेस्ट बंगाल में आती है। अगर चिकन नेक से रास्ता काट दिया जाए तो इंडिया का अपनी 7 सिस्टर जो स्टेट हैं, जो बर्मा म्यांमार तक जाती हैं, उनसे इंडिया का रास्ता ख़त्म हो जाता है। अब ये जो पट्टी है चिकन नेक जो है, ये बांग्लादेश, और ये पट्टी काट दी जाए और तो बांग्लादेश की बाउंड्री डायरेक्ट चाइना से बांग्लादेश की बाउंड्री मिल जाएगी, और बांग्लादेश की बाउंड्री भूटान से भी मिल जाएगी, और बांग्लादेश की एक्सेस नेपाल तक भी आसान हो जाएगी। नक्शे पे गूगल पे आप देखिएगा, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, ये चिकन नेक को देखिएगा। तो इस हवाले से भी वेस्ट बंगाल बहुत ही अहम है। दूसरा, तरक्की के हवाले से इंडिया का कि ये ऐसी स्टेट है वेस्ट बंगाल, और बांग्लादेश भी इसमें शामिल कर लें, आप ईस्ट बंगाल को भी शामिल कर लें। तरक्की शुरू में जो इंडिया में हुई है ब्रिटिश राज के ज़माने में, तो सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस बंगाल को ही किया था। और जंग आज़ादी की भी बात करें तो आप जानते हैं कि सुल्तान टीपू और हैदर अली, यहाँ पर अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा सख्त मुज़ाहमत जहाँ पर देखने को मिली, वो भी यही इलाका है। बहुत सख्त मुज़ाहमत हुई। उसके बाद जब अंग्रेज़ यहाँ पर पूरी तरह से राज हो गए, तो अंग्रेज़ी राज यहाँ पर आ गया, ब्रिटिश राज आ गया, तो उसके बाद उन्होंने भी इस इलाके के लोगों के टैलेंट को देखते हुए, यहाँ पर लिटरेसी रेट इंडिया में सबसे हमेशा बड़े ही बाशऊर किस्म के ये लोग हैं, और वहाँ पर मुसलमानों और हिंदुओं की आबादी भी मिली जुली बराबर ही थी। बाद में मुख्तलिफ वजूहत हैं, वो किसी और व्लॉग में मैं रखूँगा कि मुसलमानों की आबादी कैसे कम हुई, कहाँ कम हुई। और बांग्लादेश बनने की वजह से एक तो मुसलमानों का एक बड़ा ऐसा, वो जब इंडिया तकसीम हुआ तो एक तो वजह यह थी। फिर बंगाल दो हिस्सों में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, आधा एक तरफ गया या आधा दूसरी तरफ गया। एक वजह यह भी थी, जिस बंगाल में मुसलमानों की बहुत डोमिनेट मेजॉरिटी थी, वो तो बांग्लादेश बन गया। और ये जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ मुसलमानों की लेकिन इतनी कम भी नहीं है। अब भी वहाँ पर मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया 30% से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। इन इलेक्शन में से पहले की बात करें अगर, तो ममता बनर्जी जो हैं गुज़श्ता 3 इलेक्शन में वहाँ पर जीती। अगर लास्ट इलेक्शन की बात अगर करें तो लास्ट इलेक्शन में ममता बनर्जी साहिबा ने 213 नशस्तें जीती थी, और बीजेपी ने गालिबन 72 या 73 सीट जीती थी, और पहली बार वो वहाँ पर उठ के आई थी। नारा था उसका हिंदुत्व, जय श्री राम का नारा लगाओ। और मज़े की बात है, काऊ वहाँ पर गोश्त भी खाया जाता है, ये भी आपको बताऊँ, काऊ माता। अच्छा, ये सवाल भी मैं इंडिया वालों पर ही छोड़ूंगा कि इंडिया वाले मेरे जो हिंदू दोस्त हैं उनसे अर्ज़ करूँगा कि यहाँ पर होते हैं, मोबाइल से होते हैं, आप गाय एक जानवर है, उसे तुम माता कहते हो, तो तुम्हें फ़ख्र है इस बात का। काऊ माता को, गाय को माता बनाने पर आप फ़ख्र करते हैं, आप समझते हैं कि उसको बहुत तकरीम व इज़्ज़त देते हैं। तो अगर काऊ माता को इतनी इज़्ज़त देते हैं तो बैल को भी थोड़ी, अगर काऊ तुम्हारी माता है तो बैल इसका मतलब हुआ तुम्हारा डैड हो गया, तुम्हारा बाप हो गया, पिताजी हो गए। तो माता जी को अगर इज़्ज़त देते हो तो पिताजी को भी इज़्ज़त दो। लेकिन वो खोते दे पुत्र है ने कि मां नूं ते वड्डी इज़्ज़त देंदे ने, पर पिताजी नूं बिल्कुल रिस्पैक्ट देण लई तैयार नहीं होंदे, अपने बाप को बिल्कुल इज़्ज़त नहीं देते। तो बहरहाल ये जो वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर काऊ माता का भी ये नहीं था, वहाँ पर गोश्त खाते हैं, मछली खाते हैं। और मज़े की बात यह है कि काऊ माता की सियासत करने वाला नरेंद्र मोदी भी जब वेस्ट बंगाल कैंपेन के दौरान गया, और अमित शाह जिसने वहाँ पर उनकी इलेक्शन कैंपेन को लीड किया,
उन्होंने वहाँ पर मछली का गोश्त भी खाया, गाय भी खाई और गोश्त भी खाते रहे कैंपेन वोटों का दिल जीतने के लिए, मुसलमानों का वोटों का। अच्छा, इस इलेक्शन में ये रिजल्ट आए कैसे? वोट तकरीबन बराबर बराबर पड़े हैं, 8-10 लाख वोटों का फ़र्क मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। तकरीबन 1.5 करोड़ वोट पड़े हैं। एक 2% वोट शायद वो कहते हैं बीजेपी को ज़्यादा पड़े। ये ज़्यादा कहाँ से पड़े? दलित के बहुत बड़े वोट थे जिनको उनको वोटर लिस्ट से उनके नाम निकाल दिए। जिन लोगों ने ममता बनर्जी को वोट देना था, तकरीबन 10 लाख के करीब वोटर्स ऐसे हैं जिनके वोटर लिस्ट से जिनका नाम ही क्रॉस कर दिया गया। फिर बांग्लादेश से जो हिंदूज पार्टीशन के बाद आए थे, माइग्रेट होके आए थे, उन सबको वोट नहीं देने दिया। बहुत बड़ी तादाद में, तकरीबन ये भी 7-8 लाख के करीब हिंदूज वोटर हैं। वैसे आबादी कहीं ज़्यादा है। वोटर जो हैं वो वोटर हैं जो बांग्लादेश से माइग्रेट होके वेस्ट बंगाल आए थे। उनका वोटों पर भी क्रॉस कर दिया, उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। और एक बड़ी तादाद में मुसलमानों का वोट भी, क्योंकि ममता बनर्जी की कामयाबी में बड़ा हाथ मुसलमानों का भी होता है। ममता बनर्जी एतदाल पसंद हैं, वो खुद हिंदू है लेकिन इंतहाई आला तालीम याफ्ता है और वो इंसानी हकूक़ पर बिलीव करती है। और दलितों के लिए उसने इतना नुमायाँ आवाज़ उठाई है, दलितों के हकूक़ के लिए, जो हिंदूज़ हैं उनके हकूक़ के लिए उसने इतनी मौसर आवाज़ बुलंद की है। उसी की बदौलत उसे दलितों और मुसलमानों के इतने ज़्यादा वोट पड़ते रहे हैं कि वो 3 इलेक्शन मुसलसल जीती है। एक इंतहाई इंटेलेक्चुअल किस्म की वो खातून है। और मैं तो देख रहा था, इंडिया वालों से भी ये सवाल, अगर मुझे इंडिया वाले कुछ देख रहे हों तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये आप लोगों ने क्या किया है। इंडिया, मेरे ख्याल में तो मैं तो इस नज़र से देख रहा था कि ममता बनर्जी में वो टैलेंट है कि आइंदा नरेंद्र मोदी को वो रिप्लेस करेगी और वो इंडिया की वज़ीर आज़म भी बन जाएगी। और अगर वो इंडिया की वज़ीर आज़म ममता बनर्जी बन जाए या उस अंदाज के लोग इंडिया में हों, तो आप यकीन करें इंडिया और पाकिस्तान के जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ख़त्म, जंगें ख़त्म, और इंडिया वो तरक्की कर सकता है कि इंडिया चाइना से भी आगे जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं, इंडिया में ये पोटेंशियल है। लेकिन जब आपके ऊपर हुक्मरान, पाकिस्तान में यह पोटेंशियल है, नेशनल रिसोर्सेज में इतना रिच है पाकिस्तान को तो आप ये समझ लें कि इंडिया को अंग्रेज सोने की चिड़िया कहा करते थे। सोने की चिड़िया का जो दिल है वो आज पाकिस्तान है। असल इंडिया जो है वो तो है ही पाकिस्तान है। इंडिया से मुराद इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मोहनजोदड़ो, कदीम टेक्सला, हड़प्पा की तहजीबें हैं। इंडिया की बुनियाद तो यही है ना। अभी इंडिया वाले यही कहने के कदीम जो ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन है उसकी बुनियादें कहाँ हैं? वो सारा इलाका आज पाकिस्तान में है। रिवर इंडस तकरीबन उसका 5% ऐसा है जो इंडिया से बहकर आता है। रिवर इंडस पूरे का पूरा पाकिस्तान से गुजरता है और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो सारी तो है ही पाकिस्तान के पास है। अच्छा, तो वो इसलिए पाकिस्तान को जो मैं अर्ज कर रहा था कि बहुत ही अल्लाह ताला ने नेचुरल रिसोर्सेज में ये दोनों मुल्क बहुत आगे हैं। लेकिन इन दोनों मुल्कों की, पाकिस्तान और इंडिया की, बदकिस्मती ये है, आप यकीन कीजिए मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, मेरे हिंदुस्तानियों, ख़ास तौर पर मेरे हिंदुस्तानियों, ये विला क्योंकि आपके नाम है, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। इंडिया वाले खास तौर पे पंजाब में मेरे काफ़ी सिख भाई है ने, तो पंजाब में वैसे भी पाकिस्तानी पंजाब में भी बड़े, इस वास्ते मैं पंजाबी भी थोड़ी जी, अच्छा ये पठान की जुबान तो पंजाबी तुहानू लगती भी चंगी है, इसलिए मैं थोड़ी जी पंजाबी का तड़का लगाना अपनी गल नूं। मैं इन्हों खोते दे पुत्र कहना वा, नरेंद्र मोदी नूं भी और पाकिस्तान में भी ਜਿਹੜੇ नरेंद्र मोदी की सोच ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, मैं इन्हों खोते दे पुत्र क्यों कहना वा? खोते दे पुत्र, खोते दे पुत्र ਨੂੰ खोते ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਬਈ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਡਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ
ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਮ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਡਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਡਾ खाते ने उत्थे ही लुट मार करते हैं, उत्थे ही डाके पाते हैं। तो इसलिए मैं इनको खोते के पुत्र कहता हूँ। ये बिल्कुल एक खोते दी पुत्र है गए। इंडिया के इलेक्शन कमीशन मैंने सिकंदर सुल्तान राजा को याद इसलिए किया है, आप अंदाज़ा कीजिए कुल वोट बराबर बराबर, लेकिन सीट्स जो रिजल्ट्स आए हैं वो हैं 80 सीट्स पर ममता बनर्जी जीत सकी हैं, और राजभवन की अपनी सीट से भी उसे हरा दिया गया है ममता बनर्जी को। और उसके मुकाबले में उतने ही वोट लेकर बीजेपी की 207 सीट्स, अभी जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, 207 सीटों पर बीजेपी जीत गई है। अच्छा, फिर इलेक्शन कैंपेन के दौरान मैंने तकरीर देखी, ममता बनर्जी की सपोर्ट के लिए दिल्ली से केजरीवाल साहब आए और उन्होंने इंतहाई मुअज़्ज़बाना तरीके से कैंपेन की। और कैंपेन से ही आपको पता चल जाएगा, आप वो जलसे देखें, ममता बनर्जी और केजरीवाल साहब जहाँ जहाँ भी गए उनको लोगों ने पजीराई दी, उनको बहुत इज्जत दी। और इसके मुकाबले में इलेक्शन से पहले ही जो पोल्स आ रहे थे, जो सर्वे आ रहे थे, उनमें इंडियन मीडिया चीख कर कह रहा है कि ये इलेक्शन फेयर नहीं हो रहे, इन इलेक्शन में बहुत बड़ा धंधला हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन का जो अमला है, 13,000 के करीब लोगों की ट्रांसफ़र की गई और बीजेपी का मनपसंद अमला लाया गया। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि बांग्लादेश से माइग्रेट होकर आने वाले हिंदूज़ को भी वोट नहीं डालने दिया गया। बहुत बड़ी तादाद में दलित जो हैं उनको भी वोटर लिस्ट से काटा गया। और ये इलेक्शन इसकी, अब इस इलेक्शन के बाद मैंने कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश पर क्या असरात पड़ेंगे, बहुत बड़े असरात पड़ने वाले हैं। एक तो बात यह है कि इन इलेक्शन के बाद अब बांग्लादेश में जय बंगला का नारा लगेगा, जय इंडिया जय भारत का नारा नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि इतनी बड़ी आवाम की जो तादाद होती है, इतनी बड़ी आवाम की राय जो होती है, उसके गले पर जब आप छुरी चलाएंगे तो आप क्या समझते हैं कि कब तक आप, वो क्या कहते हैं, जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। पाकिस्तान पर भी ये जो कुछ इन्होंने जो जबर जो जुल्म किया है, इमरान खान को जीते हुए इमरान खान को इन्होंने हराया और हरे हुए 17 सीटें लेने वाले शहबाज को इक़्तिदार पे बैठा। आज पाकिस्तान के क्या हालात हैं, ये जो भी कह रहे हैं, न इस मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म हो सकती है, न इस मुल्क का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, माशी जो जवाल है वो ख़त्म। एक तरीका है, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, अवाम के मुंतखब करदा लोगों का राज होगा, अवामी राज होगा, वो मुल्क तरक्की करेगा। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप लोगों की गर्दन पर छुरी रख के आप कहो कि आप पाकिस्तान में क्या हुआ है, ये तो इन्होंने वादा किया था बिजली फ्री, पेट्रोल फ्री, ये मुल्क तरक्की करेगा, आपको रक्षा मिलेगी, शांति मिलेगी। आज पाकिस्तानियों का और इंडियंस का जो उल्लंघन हो रहा है अपने ही हुक्मरानों के हाथों, दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस तरह के हालात बन चुके हैं। उसकी वजह क्या है, अवामी राज नहीं है। अवाम जिसको चाहते हैं उसे आप जेल में डालो, और जिसको अवाम ने मुस्तरद किया उसे आप इक़्तिदार में, उससे आप क्या नताइज हासिल करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अवाम अपनी, देखें, आप लोगों को कत्ल करके उनमें डर और खौफ तो पैदा कर सकते हैं, कुछ वक्त के लिए उनकी आवाज़ भी खामोश हो जाएगी, लेकिन उनके अंदर एक लावा पक रहा है। देखें, एक बच्चा जो मारा गया, जिसे आपने मार दिया, किसी ऑपरेशन में मार दिया, उस एक बच्चे को तो आपने, एक बच्ची को जैसे पिछले दिनों इधर जनूबी वज़ीरिस्तान में एक 5 साल की बच्ची को एक ऑपरेशन में मार दिया गया। उसके बाद अगले दिन लोग एहतजाज के लिए निकले, 5 और लोगों को शहीद कर दिया गया। आपने वो बच्ची भी मार दी और 5 और लोगों को भी वहाँ पर शहीद कर दिया। आप समझ रहे हैं कि आप कामयाब हो गए। आपके ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने उनको गोली मार दी, उनकी आवाज़ बंद कर दी। ऐसे नहीं हुआ। आपने 5 को मारा है, 50 और पैदा कर दिए हैं। उन लोगों को, जिनके बच्चों को आपने मारा है, जिस मासूम बच्ची को मारा है, उनके पीछे वाली वारिस तुम क्या कहते हो कि तुमसे मोहब्बत करेंगे? तुम क्या समझते हो कि वो तुमसे मोहब्बत कर रहे हैं? लावा पक रहा है उनके सीनों में।
और वो लावा कभी कभी फटता है। और यही दहशतगर्दी की वजह यह है कि आप जब अपने मुल्क के अवाम पर इतना जुल्म करेंगे तो वो लावा पक के फटता है एक दिन, और वो सुसाइडल अटैक भी करते हैं, वो सुसाइड बम्बर बन जाते हैं। तो ये दहशतगर्दी की बुनियादें। अब इंडिया में ऐसा नहीं था, अब यही कुछ इंडिया में होने जा रहा है। एक बात, क्योंकि ये जो हुकूमत वहाँ पर, अगर पहले तो अभी कुछ कह नहीं सकते, अदालतों में मामला चलेगा, पता नहीं है ये मामला कहाँ तक जाएगा। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन मोदी नहीं जीता, तो इंडिया की अदालतों से उम्मीद की जा सकती है कि इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने तो धांधला किया है, लेकिन इंडिया की हाई कोर्ट्स और इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में शायद काजी फायज ईसा या जस्टिस डोगरे होंगे। मेरे ख्याल में तो नहीं होंगे, लेकिन अगर इंडिया में भी जस्टिस डोगर होगा, जस्टिस डोगर की अदालतें होंगी या फायज ईसा जैसी अदालतें होंगी, या आजकल जो ये या अफरीदी है, इस तरह के घटिया जजेस होंगे, तो मैं नहीं कह सकता। मेरे ख्याल में इंडिया की अदलिया कुछ मजबूत है, तो ये इतनी आसानी से नहीं होगा। लेकिन अगर हो गया, बीजेपी की हुकूमत बन गई, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को वहाँ पर विजय मिल गई, उनको शिक्षा मिल गई, तो उसकी उस सूरत में रद्द अमल अवामी क्या होगा, क्योंकि अवाम ने उन्हें वोट नहीं दिया गया। एक बात। दूसरी बात, वहाँ के दलित हैं कि ये तो दलितों को के साथ जो जुल्म दोबारा रिपीट होगा, दोबारा शुरू होगा। आया बांग्लादेश के पढ़े लिखे मशहूर अवाम दोबारा वो जुल्म बर्दाश्त करेंगे। तीसरी बात, वहाँ पर 9 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमानों की मेजॉरिटी है, और नियर अबाउट 30%, वहाँ पर 25 to 30% आबादी मुसलमानों की है। बहुत बड़ी आबादी है, करोड़ों में आती है। तो आप 3-4 करोड़ मुसलमानों के गले ज़बा करेंगे। आया वो मुसलमान जिन्होंने इन्हें वोट नहीं दिया वो इनको कबूल करेंगे? बगावत भी हो सकती है, और बगावत में, इस बगावत से फिर आगे बढ़े तो क्या हो सकता है। इंडिया में और भी बहुत सी जगहों पे बगावतें हैं, जैसे पंजाब की बात है, पंजाब पे उन पर जुल्म होता है, सिख इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते। ये पाकिस्तान की कमज़ोरी है, पाकिस्तान उनकी उस तरह हमायत नहीं करता जिस तरह हमारे सिख हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं। इंडिया वालों को तो यहाँ पर मौका मिले तो वो तो आके पूरे के पूरे घुस आते हैं। तो पाकिस्तान को भी चाहिए सिखों को सपोर्ट करे, अखलाकी तौर पर पाकिस्तान सिखों की हमायत अगर कर दे तो आप यकीन करें सिख भी इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते। बिहार मुसलमानों के साथ, और वो 7 सिस्टर जो हैं, असम, तमिलनाडु, कर्नाटका, इंडिया के तो 50 टुकड़े, वो पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करते हैं, इंडिया के तो 50 टुकड़े बन रहे हैं। इंडिया को तो टुकड़े टुकड़े हो रहा है। अगर इंडिया में, और ये सारी इसकी बुनियाद क्या है, इसकी बुनियाद, हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि इंडिया क्या है, इसकी बुनियाद सिर्फ एक शख्स है, नरेंद्र मोदी। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दोनों के अवाम के लिए, मैं बात ख़त्म करूँगा, आप ये बात मेरी ओर से सुन लीजिएगा। मेरे पाकिस्तानी भाई, बच्चे, नौजवान, मैं अपने ख़ास तौर पे नौजवानों से मुखातब हूँ। पाकिस्तान को मौजूदा तबाही की इस नहज तक पहुँचाने का सेहरा, तमाम तर क्रेडिट एक शख्स है, आसिम मुनीर। इसके अलावा पहले बाजवा था, और अब सिर्फ एक शख्स है, बाजवा से भी ऊपर आसिम मुनीर। उसे फील्ड मार्शल बनाए, स्वाबेदार है, नस्ल करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कठपुतलियाँ हैं शहबाज, जरदारी, और ये आगे टट्टू हैं, वो इनको यूज़ कर रहा है और ये यूज़ हो रहे हैं। और इन्होंने पाकिस्तान को, आज पाकिस्तान की माशी वाले से भी देख ले, ये कह रहे था, ये तो कह रहा था कि 1500 दहशतगर्द हैं और हम उनकी गर्दनें तो पहुँच लेंगे। 1 लाख पाकिस्तानी मारे जा चुके, शहीद हो चुके, हमारे फौज के बच्चे शहीद हुए, हमारी पुलिस शहीद हो चुकी। वो 15,000 या 1,000 से 1500 जो दहशतगर्द हैं, उसको ना आसिम मुनीर ख़त्म कर सका, ना शहबाज ख़त्म कर सका। रोज़ाना आप भी लाशें गिर रही हैं। इस वक्त लोगों का फोकस ईरान और अमेरिका की जंग की तरफ गया हुआ है। तो आपको पता ही नहीं है पाकिस्तान में क्या तबाहियाँ, ऑपरेशन हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उनको मीडिया बिल्कुल कवरेज देने के लिए भी तैयार नहीं है। दुनिया के किसी महज़ब माशरे में एक इंसान मर जाए तो एक आवाज़ तो उठती है ना। यहाँ पर सैकड़ों लोगों को मार, जो पीटीआई के लोग थे, आपको पता है कितने लोगों को शहीद किया। मुरीद के में जो हुआ, 1000 लोगों को गाड़ियों के, टैंकों के नीचे कुचल के मार दिया। कोई आवाज़ उठी? हम इतने बेहिस हो गए हैं, आवाज़ भी उठाने के काबिल नहीं रहे, डरे हुए भी हैं। लाशें उठा उठा कर हम बिल्कुल
लेकिन उनके दिलों में जो लावा पक रहा है वो जब फटेगा तो बाकी कुछ नहीं बचेगा। अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क के ऐसे हालात हों, अल्लाह ताला करे कि कोई बेहतरी की तरफ हम चले जाएं। कहीं से कोई उम्मीद की किरण अगर है, पहले तो नहीं है, अगर उम्मीद की कोई हल्की सी किरण आती है तो वो अडयाला जेल से निकल रही है। हाँ जी, उम्मीद की किरण जो अगर है इस मुल्क के पाकिस्तान में तो वो अडयाला जेल में है। और इंडिया वालों से मैं कहूँगा कि इंडिया के लिए अगर कोई उम्मीद की किरण है तो वो ममता बनर्जी जैसी या केजरीवाल जैसी आवाज़ें हैं। नरेंद्र मोदी आपको उसी मंजिल पे पहुंचाएगा जिस मंजिल पर हमें आसम मुनीर और शहबाज ने पाकिस्तान को पहुंचाया है। आपका मुल्क अच्छा भला तरक्की कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। युद्ध 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 घुस के मारेंगे, ये मीडिया के बकवासात, ये सारी चीज़ें ये नरेंद्र मोदी लाया है। अगर इंडिया पाकिस्तान के आखिर में ये बात करके मैं बात ख़त्म करूँगा, युद्ध नहीं होना चाहिए, जंग मसलों काल नहीं होती। मैं तो ये कहूँगा वो शायर लुधियानवी के बकौल के इसलिए है शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। जंग किसी मसले काल नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो, कोई कहे मैं ये जंग जीत गया, ये दोनों झूठ कहते हैं। कोई जंग कोई भी नहीं जीता, दोनों की शिकस्त हुई। इंडिया वाले कहते हैं कि हमने कारगिल की जंग 71 जीती, नहीं जीती, तुम्हारे हो। पाकिस्तान वाले कहते हैं हम 65 की और ये लास्ट जो 2 घंटे की जंग थी, जंग हुई नहीं है। बकवास करते हो तुम अपने अवाम को गुमराह करने के लिए। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कभी जंग हुई ही नहीं है। ये बकवास करते हैं, सिर्फ अपने ये नाप तोल के एक दूसरे से मिले हुए हैं। चंद डाकू इंडिया के और चंद डाकू पाकिस्तान के, ये मिलजुल के ये करते हैं जी कि जंग होगी तुम इधर हमला कर देना, 2 बम गिरा देना, अपने जहाज भेज देना, उससे मुझे बिहार में वोट मिलेंगे। वो बिहार में इलेक्शन जीत गया। गुज़श्ता जंग में मोदी ने जो पाकिस्तान को ने किया जी कि हम पाकिस्तान में फतह का ऐलान करेंगे, वो इंडिया में, इंडिया वाले कह रहे हैं हम जीते थे जंग, ये कहते हैं हमने, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया त्यारे मार गिराए हैं। खाक ये देखें, जब तक आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है अब तक आपका मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, आपके अवाम के मुंतखब लोग आप हुकूमत में होते हैं, वो मुल्क से करप्शन भी ख़त्म करते हैं, अवाम ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं और अवाम के सामने वो लोग जवाबदेह होते हैं। लेकिन अवाम का मुंतखब करदा नुमाइंदा है ही नहीं है। एक आदमी ढका पैसा खर्च करके किसी को दे दिला के वो इक़्तिदार में गया है, तो उस खोते दे पुत्र ने तो अपने पैसे पूरे करने ने या जे अवाम की खिदमत करनी हैगी है, उन्हें पैसा कमाना है। अगर उसे मुल्क से मोहब्बत होती तो मुल्क से मोहब्बत करने वाले इलीगल तरीक़ों से इक़्तिदार के दरवाज़ों पर नहीं जाते, छुपे दरवाज़ों से, पिछले दरवाज़ों से वो नहीं जाते। तो मैं ज़रा आखिर में आपको ज़रा बेटा ज़रा ये भी दिखाओ, ये मैं अपने गांव में हूँ, ये मेरा भतीजा है, मेरे साथ ये व्लॉग कर रहा है, ज़रा दिखाओ यार। ये मैं आपको ये गांव में मैं जब भी आता हूँ दोस्तों से मुलाकातें रहती हैं। ये मैं आपको ये मेरा घर है नीचे सारा, ऊपर ये 2 कमरे ये मेरे और मेरे इस भतीजे के हैं। ये 2 कमरे हमने, यहाँ पर हम बैठते हैं। ये हाँ वो आप लोग वो दिखा दो ना, ठीक है, इधर आ जाओ। अब इधर पीछे मेरे जो है सामने मेरा ये गांव है, इंतहाई ग्रीन है। ये बाहर ये पीछे मेरे हरीपुर, इधर आ जाओ यार। ये अखरोट हैं, खुबानियाँ हैं, आलू बुखारे हैं। और हमारे ये मेरे घर के सहन में आगे ये पौधे आपको पीछे नज़र आ रहे हैं, ये मेरे घर का सहन है। ये मेरे घर के पीछे गेट है, सामने हमारे गाँव की बड़ी, मेरे पीछे अगर आ जाओ यार, इधर जामे मस्जिद है मेरे गांव की। ये अच्छा, ये अखरोट के पौधे भी दोस्तों को ज़रा दिखाओ। ये पीछे ये सामने जो है ये अखरोट के पौधे हैं, ठीक है जी। तो आपने अखरोट खाने आए तो आ जाएं, इधर आ जाएं। नीचे ये आलू बुखारा है, अंजीर भी है माशाल्लाह मेरे गांव में हर किस्म के फल। इधर आ जाओ बेटा, ज़रा दोस्तों को दिखा दूँ। ये अंजीर भी हैं, नीचे अंजीर के पौधे भी हैं, वो आलू बुखारे हैं और वो खुबानी के दरख्त हैं। तो यहाँ पर आप अगर खुबानियाँ आलू बुखारे खाना चाहते हैं, और पीछे जो है वो नीचे का जो है ये हरीपुर का तरबेला डैम वगैरह आ जाएगा। वो पीछे पहाड़ों के पीछे हमारे बिल्कुल कदम में तरबेला डैम वगैरह और वो इलाका आ जाता है। मेरा सोना देश हज़ारा। अपना रखिएगा ख़ास ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। और चैनल को ज़रूर आने वाले मेरे व्लॉग्स के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।